हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम मेनली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इससे भी पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं। वाटसन क्रिक ने क्या दिया था, एक थ्योरी दिए थी क्या, कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तो आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन। यहाँ तक समझ गए। इसको क्या कहते हैं, इसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या, सेंट्रल डोग्मा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ अब ये जानिए, जैसे कि हमें पता है यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, अलग हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है और अलग एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो पूरी तरह से नहीं बना होता है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब जो ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे कि आप रेप्लिकेशन में देखे थे बहुत सारे इंजाइम्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिर्फ एक इंजाइम की ज़रूरत है। उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये इंजाइम कैसे आया, तो देखिए जो हमारा स्ट्रैंड होगा वो डीएनए का होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है डीएनए डिपेंडेंट। लेकिन जो कॉपी बनेगा, कॉपी बनके ये क्या बन जाएगा, एमआरएनए। ठीक है, इसलिए जो एंजाइम का नाम रखा है वो रखा है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हम जब रेप्लिकेशन पढ़े थे तो उसमें जो एंजाइम था वह था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड था उससे दूसरा डीएनए बन रहा था, इसलिए जो टेम्पलेट था वो क्या था, डीएनए था। इसलिए नाम क्या रखा है, डीएनए डिपेंडेंट। और जो बन रहा था वो भी क्या बन रहा था, डीएनए ही पढ़ रहा था, क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए रेप्लिकेट करके अपना दूसरा डीएनए बनाता है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो डीएनए डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी स्टार्टिंग पर आ रही हूँ, बाद में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी, पहले ब्रीफ में समझ लीजिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेनली हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत है। क्या क्या, डीएनए एक सीक्वेंस, अगर डीएनए का सीक्वेंस होगा तभी तो आप डीएनए से आरएनए बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, डीएनए का एक सीक्वेंस, मतलब कि एक स्ट्रैंड। ठीक है, दूसरा क्या, प्रोमोटर, जो प्रमोट करता है। ठीक है, तीसरा की क्या ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल जीन, सबको अभी बता रही हूँ ये सब क्या होता है। चौथा टर्मिनेटर, पाँचवा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और छठा जो न्यूक्लियोटाइड है वो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या क्या ज़रूरत होता है। तो शॉर्टकट में लिखती हूँ, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, इनिशियल फैक्टर और टर्मिनेटर फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये प्रोमोटर होता क्या है, ये डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जाकर अटैच होता है, और जो हमारा सीक्वेंस है एमआरएनए का बनने का उसको ये स्टार्ट करता है। लेकिन ये प्रोसेस तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक कि इनिशिएशन फैक्टर है वो जाके वहाँ पे ज्वाइन ना हो जाए। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि प्रोमोटर क्या है। प्रोमोटर डीएनए का एक स्मॉल सीक्वेंस है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड करता है, और वो मिली कहाँ से पर बाइंड करता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है ना 5' से
3' में होता है। कोई भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रहे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो करता है 5' से, मतलब जो कॉपी करने लगता है ना वो करता है स्टार्ट 5' से। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसको क्या कहा जाता है, जो प्रोमोटर है इसी को अपस्ट्रीम इंद कहा जाएगा। क्या, अपस्ट्रीम इंद। यहाँ तक समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होइए, पिक्चर से भी बताऊंगी। अभी सिर्फ एक लोकल नॉलेज दे रही हूँ ताकि आगे जाइए तो पता चले कि अच्छा ये शब्द है, अच्छा ये आ गया। ठीक है, अब टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है, ये भी एक डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस है जो टर्मिनेटर फैक्टर पे जाके ज्वाइन होता है। टर्मिनेटर कहने का क्या मतलब है, जहाँ देखिए इनिशियल फैक्टर स्टार्टिंग में ऐड होता है ताकि वो स्टार्ट कर सके रिएक्शन को। टर्मिनेशन फैक्टर कहाँ पर जाके होता है, एंडिंग पे, ताकि वो रिएक्शन को बंद कर सके या समाप्त कर सके। तो ये दोनों क्या है, दोनों डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस होता है। तो अगर इनिशियल फैक्टर या प्रोमोटर फैक्टर 5' पे होगा तो टर्मिनेशन कहाँ होगा, 3' पे। ठीक है, अगर प्रोमोटर को कहते हैं हम अपस्ट्रीम तो टर्मिनेटर को क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब एक और था क्या, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जैसा कि हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, इसको प्रोमोटर कहे, इसको टर्मिनेटर कहे, और जहाँ पर ये रिएक्शन चलता है इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पर जीन ट्रांसक्राइब करता है, मतलब उसका कॉपी बनता है। ठीक है, अगर ये प्रोकैरियोट्स है तो जो स्ट्रक्चरल जीन होगा वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा, और अगर ये यूकैरियोट्स है तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होगा। अब ये सिस्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, तो पहले आप समझिए जीन क्या होता है। जीन और सिस्ट्रॉन लगभग एक होता है, सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जीन और सिस्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, लेकिन जो जीन है वो सिंथेसिस करता है आरएनए मॉलिक्यूल्स को। मतलब जीन एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन जो हमारा सिस्ट्रॉन है ये भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, लेकिन ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के लिए। मतलब ये सिंथेसिस करता है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है, फंक्शनल प्रोटीन को ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इनिशिएशन फैक्टर क्या था, जिसको हमने कहा क्या कहा था कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए, जैसे कि पॉलीमरेज ऐड हो गया यहाँ पे प्रोमोटर पे, लेकिन ये प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, इनिशिएटर फैक्टर चाहिए। ठीक है, वो क्या है हमारा, सिग्मा। तो ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट करता है उसी को कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर, और वो क्या है, सिग्मा। यहाँ तक समझ में आ गया। टर्मिनेशन जो हमारा ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म करता है, उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन फैक्टर, और ये होता है रो। ये दोनों याद कर लीजिए, सिग्मा और रो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन, इसमें मेनली 3 स्टेप आते हैं। कौन कौन सा, पहला इनिशिएशन, आरएनए जुड़ेगा और हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। दूसरा इलॉन्गेशन, अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा एमआरएनए का कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस बढ़ेगा ना जी। और तीसरा टर्मिनेशन, मतलब वो अलग हो जाएगा। ठीक है, मेनली ये तीनों प्रोसेस चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मेनली किधर होता है, तो 2 सीक्वेंसेस में होते हैं। ठीक है, एक का कहते हैं 5' to 3', इसके अपोजिट में जो होता है आपको पता है, जो हमारा डीएनए है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो उसमें एक सीक्वेंस अगर 5' to 3' होगा तो दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, 3' to 5' होगा। ठीक है, तो माने कि जो 5' to 3' है वो क्या है, नॉन टेम्पलेट है। तो नॉन टेम्पलेट क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा ये 2 डीएनए है। ठीक है, ये 5' to 3' है, ये 3' to 5' होगा। हमेशा डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो 5' to 3' है वो हमारा टेम्पलेट है, या 3' से 5' है वो हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट उसको कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड वैसा स्ट्रैंड है जिससे हमारा एमआरएनए क्या करेगा, कोडिंग करेगा। ठीक है, तो मेनली जो हमारा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है वो होता है 5' to 3'। ठीक है, तो वो मेनली किससे होगा, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा।
तो 5-3 तो हो नहीं सकता, तो हो जाएगा ये 3-5। क्यों? क्योंकि जो हमारा mRNA है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसको क्या होना चाहिए 5-3 होना चाहिए, जो मेनली इस स्ट्रैंड से होगा। इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आ गया? ये कौन सा हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि इससे mRNA कोड करता है। अगर DNA भी रेप्लिकेशन के थ्रू जो कोडिंग करता है उसको भी कहेंगे टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि इससे कोडिंग हो रहा है। यहाँ तक समझ में? और DNA में जो रेप्लिकेशन होता है वो भी 5-3 में ही होता है। यहाँ तक समझ गए? दूसरा, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग क्यों कहा जाता है? जो हमारा टेम्पलेट है इससे कोड होके जो mRNA बना वो सेम टू सेम हमारा नॉन टेम्पलेट की तरह है। सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, जहाँ पर T होना चाहिए वहाँ पर U है। जैसा कि हमें पता है जो हमारा DNA है उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है और हमारे RNA में यूरासिल प्रेजेंट होता है। बाकी डिट्टो सेम जो है ना नॉन टेम्पलेट की तरह कोडिंग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जो नॉन टेम्पलेट है उसको कोडिंग टेम्पलेट भी कहते हैं या सेंस टेम्पलेट कहते हैं, और जो हमारा टेम्पलेट है उसको नॉन कोडिंग या एंटी सेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या है? ये DNA का 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा? तो RNA पॉलीमरेज 2। प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 2 आ गया। ठीक है, आ गया, वो एक जगह पे अटैच हो गया। यहाँ तक आप समझ गए? जगह पे अटैच हो गया, तो मेनली वो किस जगह पे अटैच होता है? तो ये याद रखिएगा, मेनली वो प्रमोटर साइट पे, आपको बताए थे ना, एक प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेटर होता है, तो वो मेनली प्रमोटर साइट पे आके अटैच हो जाएगा। तो प्रमोटर पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा DNA स्ट्रैंड है, यहाँ पर +1 है। +1 से इधर 0 नहीं होता है, +1 +2 +3, इधर हो जाएगा +1 के पहले -1 -2 -3। ठीक है, तो मेनली क्या होता है ना 10 पे और -35 पे, मतलब -10 और -35 पे कुछ अमाइनो एसिड होता है जो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है। ठीक है, मेनली कितने न्यूक्लियोटाइड? तो 6 न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है। ठीक है, यही डिसाइड करता है कि RNA कहाँ पर जुड़ेगा। समझ में आ गया? मेनली ये वाला बॉक्स में क्या होता है? टाटा बॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का होता है TATAAT। ठीक है, ये किसका सीक्वेंस है? तो ये टाटा का सीक्वेंस है। और ये किसने दिया था? तो ये दिया गया था प्रीव, स्पेलिंग लिख देती हूँ, प्रीवनो बॉक्स। इसको प्रीवनो बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? प्रीवनो थे। यहाँ तक समझ गया कि मेनली जो हमारा प्रमोटर रीजन है वो डिसाइड करता है ये टाटा बॉक्स, या एक और जो बताए थे सीक्वेंस वाला जो मेनली -35 पे प्रेजेंट होता है उसको कहते, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो TTGACA होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब हमारा प्रमोटर पता चल गया कि हमारा RNA कहाँ पर आके ज्वाइन होगा। ठीक है, ज्वाइन हुआ हो गया। इससे भी पहले एक चीज़ और बताती हूँ। क्या था? ये है हमारा प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर, बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये समझ में आ गया? जो हमारा प्रमोटर है वो मेनली किससे अटैच हुआ था? आपको पहले से ही बता दिए हैं ये सब, तो ये सब में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो RNA जो पॉलीमरेज 2 है वो आके सबसे पहले क्या करेगा? प्रमोटर साइट पे आ जाएगा और वो पहले प्राइमल बनाएगा। अब RNA पॉलीमरेज क्या होगा? सबसे पहले आके अटैच हो गया। तो क्या RNA पॉलीमरेज ये टाटा बॉक्स पे आके अटैच हो जाएगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, उसको क्या चाहिए? एक इनिशिएटर फैक्टर चाहिए, जो क्या था? मेनली सिग्मा था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता दी हूँ इसलिए ये सब से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सिग्मा मेनली कैसे पाया जाता है? तो ये होलो एंजाइम की तरह पाया जाता है। ठीक है, कैसे? होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम मेनली बायोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड है जो मेनली एंजाइम के साथ ऐड होता है। ठीक है, तो अभी क्या है हमारा ये RNA पॉलीमरेज स्टार्ट हो गया सिग्मा फैक्टर के आने के कारण। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आ गया और ये स्टार्ट कर दिया हमारे प्रोसेस को। तो ये क्या सिग्मा पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में रहता है? नहीं,
जैसे ही हमारा ये सिग्मा आता है और जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, सिग्मा हमारा डिटैच हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, सिग्मा हमारा डिटैच हो गया। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन मेनली होता है किस डायरेक्शन में है, 5' से 3 डायरेक्शन में होता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज ही है जो पहले ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड तोड़ने का काम करता है यही आरएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में मेनली होता क्या है, सिंथेसिस होता है आरएनए का। डीएनए सर्व करता है टेम्पलेट वैसा जिसको कोड करके एमआरएनए बना सके। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम मेनली काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। ठीक है, और इसमें जो एमआरएनए बनता है वो मेनली क्या हो सकता है, या इसमें जो आरएनए बनता है वो कौन सा हो सकता है, या तो एमआरएनए या राइबोसोमल आरएनए या ये टीआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। और टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि इससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। और ये है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट को ही हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक है, और जो टेम्पलेट है उसको नॉन कोडिंग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सबसे पहले क्या होगा, 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन जो अभी मैंने बताया, पॉलीमरेज का क्या होना, अटैच होना, जो इनिशिएटर फैक्टर है सिग्मा वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ये हो गया इनिशिएशन। अब क्या होगा, हमारा एमआरएनए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसको कहते हैं इलॉन्गेशन। अब जब फाइनली लास्ट में टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका होगा। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटर पे रो फैक्टर के हेल्प से ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, और इसी को कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारा प्रोकैरियोट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है। क्यों, क्योंकि दोनों साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन यूकैरियोट जो हम लोग ह्यूमन है उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे में न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है दोनों प्रोकैरियोट में एक साथ होते जाता है। ठीक है, जैसा कि हमारा ये इधर से क्या हो गया, ये एमआरएनए बनता गया, वो राइबोसोम उसमें ऐड होता गया, और इधर से उसका ट्रांसलेशन होते गया और वो प्रोटीन बनाते गया। ठीक है, प्रोटीन मेनली कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म के राइबोसोम यूनिट में। जो राइबोसोम ऑर्गन होता है ना उसी में हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक होलो एंजाइम कहते हैं ना, जो हमारा सिग्मा है वो मेनली किससे अटैच होता है, होलो एंजाइम से अटैच होता है। लेकिन जब जैसे ही सिग्मा बाहर हो गया और जो बच जाएगा बाकी पार्ट उसको कहेंगे कोर एंजाइम। ठीक है, तो होलो एंजाइम और को एंजाइम दोनों एक साथ रहता है तो कहते हैं, सिग्मा और कोर एंजाइम एक साथ रहता है तो उसको कहते हैं होलो एंजाइम। लेकिन जब होलो एंजाइम से सिग्मा बाहर निकल जाए तो उसको कहते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3 डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इनिशियल फैक्टर कौन होगा, सिग्मा। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है वो 3' to 5' होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। और जो ये प्रोसेस है उसको कौन रोक सकता है, रिफाम्पिसिन। ये याद रखिएगा, इस प्रोसेस को जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको रोक सकता है रिफाम्पिसिन। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोमोटर रीजन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोमोटर रीजन है, ये हमारा टर्मिनेटर रीजन है, मान लीजिए। अब प्रोमोटर रीजन में सबसे पहले है क्या, या तो टाटा बॉक्स होगा, या प्रिग्नो बॉक्स होगा, या जीसी बॉक्स होगा, या हॉगनेस बॉक्स होगा। ठीक है, जैसे कि बताया था 10 पे क्या होता है, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है -10 पे, और -30 पर कौन सा बॉक्स होता था, अभी बताया था ना वो सीक्वेंस, 6 सीक्वेंस लिखकर। कौन सा सीक्वेंस था, TTGACA। ठीक है,
वैसे ही पार्टिकुलर पे मेनली ये सब बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रोमोटर रीजन। यही बॉक्स डिसाइड करेगा कि हमारा आरएनए कहाँ पर जुड़ेगा। जहाँ पर भी ये बॉक्स होंगे वहीं पे मेनली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग होता है, ठीक है। और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोमोटर रीजन में क्या हो रहा है, एमआरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन साइट है प्रोमोटर रीजन। और इसमें जो स्ट्रैंड होगा वो एक टेम्पलेट होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो बेस स्टार्ट होता है या जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वो कितने पे होता है, +1 पे, ठीक है। ये सब अभी से ही बता दिया, थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। अब देखिए ये सीक्वेंस है, इसमें समझ लीजिए कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि जो हमारा एमआरएनए है वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह डिट्टो है, ठीक है। अब ये टर्मिनेटल फैक्टर है। टर्मिनेटल फैक्टर क्या होता है, इंड पॉइंट होता है जहाँ पर ये मेनली एक दूसरे से अलग हो जाता है। और जो टर्मिनेटल फैक्टर होता है वहाँ पे जीसी बॉन्ड ज़्यादा होता है और पोली ए ज़्यादा होता है। पोली ए कहने का क्या मतलब है, पोली ए मतलब बहुत सारे ए, ठीक है। ए क्यों ज़्यादा, क्योंकि ए जो कोडिंग कराएगा और जो एमआरएनए बनाएगा वो यू के साथ बनाएगा, ठीक है। ए और टी बन रहा था, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन ए और यू के साथ जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है। इसलिए इंडिंग पॉइंट पे क्या होता है, पोली ए रहता है, बहुत सारा ए होता है। क्योंकि बहुत सारा ए रहेगा तो बहुत सारा यू बनाएगा और ए और यू के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो ये इजीली क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और वो बाहर निकल जाएगा। तोड़ने का काम कौन सा करता है, रो फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए प्रोमोटर रीजन पे क्या आ गया, हमारा एमआरएनए आ गया। लेकिन इनिशिएशन क्या करेगा, कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, आ गया। अब ये क्या हो गया, इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। इनिशिएशन स्टार्ट होने के बाद हमारा सिग्मा फैक्टर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या यहाँ पर सिग्मा फैक्टर दिख रहा है, नहीं, मतलब कि इनिशिएशन करने के बाद, प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद वो डिटैच हो गया, ठीक है। अभी क्या डिटैच हो गया, इसका मतलब कि हमारा प्रोटीन जो प्रोमोटर बॉक्स है वो ओपन हो गया है। अब ओपन हो गया है तो हमारा क्या होगा, इलॉन्गेशन स्टार्ट होगा। तो इलॉन्गेशन स्टार्ट होने के पहले क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए आरएनए को कैसा वर्क करना पड़ेगा, हेलिकेज की तरह वर्क करना पड़ेगा। हेलिकेज क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम है जो दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है। और मेनली कौन सा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, हेलिकेज की तरह एक्ट कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इनिशिएशन हो गया। जैसा कि हम डीएनए टेम्पलेट में देख रहे थे, जब डीएनए रेप्लिकेशन किए थे तो उसमें एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमें कोई भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। इनिशिएशन के लिए हमें कोई भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा देखिए ये क्या हो रहा है, एमआरएनए नया बना, एमआरएनए पॉलीमरेज नया एमआरएनए बना रहा है बिना प्राइमर की मदद से, ठीक है। ये अब इलॉन्गेशन स्टार्ट हुआ, मतलब कि जो हमारा एमआरएनए है वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ने लगा, मतलब वो कोडिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो इलॉन्गेशन होता है वो हमेशा 5' to 3' होता है, ये याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री होता है और जो हमारा डीएनए है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो क्या है, 3' to 5' है, ठीक है। तो हमारा बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और यहाँ पर क्या होगा, न्यूरी सिंथेसाइज आरएनए होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसा होगा, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर टी है, इधर भी टी है, यहाँ पर क्या है, जी है, तो यहाँ पर भी जी है। तो जो हमारा एमआरएनए है वो कैसा बनेगा, टी का उल्टा क्या होता है, ए, जी का सी, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा, सी का जी, ए का टी नहीं, हमेशा टी थाइमीन में होता है। एमआरएनए में ए की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा,
ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियो सिंथेसाइज आरएनए में सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि टी की जगह यू हो जाएगा, जो हमारा नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलॉन्गेशन हो रहा है, धीरे धीरे हमारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में एक साथ होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन में हमारा एमआरएनए बनते जा रहा है और राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे एमआरएनए बनते जाता है वैसे वैसे हमारा राइबोसोम क्या होता है, इसमें अटैच होता है और इसको क्या में ट्रांसफ़र करते जाता है, प्रोटीन में, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए प्रोटीन इसमें अटैच हो रहा है और इसको इसमें राइबोसोम अटैच हो रहा है, इसको प्रोटीन में ट्रांसफ़र करते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा राइबोसोम एमआरएनए में अटैच हो रहा है और इसको प्रोटीन में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इलॉन्गेशन हो गया। अब क्या हो गया, हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुँच गया, टर्मिनेशन पे पहुँच गया। तो अब उसको क्या चाहिए, हमारा रोज चाहिए, ठीक है। तो रो में देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो रहा है और वो टर्मिनेटर पे पहुंच रहा है। जैसे ही ये टर्मिनेटर पे पहुंचता है, इसमें एक झटका लगता है। कैसे, जैसे कि बस जा रही है, एक झटका लगता है तो इंसान सीट से अलग हो जाता है ना, वैसे ही ये क्या करता है, एक लूप, जैसे जैसे ये किसके पास जा रहा है, टर्मिनेटर के पास जा रहा है, ये एक लूप बनाता है, हेयर पिन लाइक लूप, ठीक है। और यही लूप में क्या होता है, हमारा रो आके अटैच हो जाता है। और रो का क्या काम है, जो पोली कहते हैं ना कि हमारा जो लास्ट में है वो क्या है, पोली ए है। पोली ए क्या बनाएगा, पोली यू बनाएगा और ए यू के बीच का बॉन्ड क्या होता है, बीक होता है। और ये रो बॉन्ड क्या करता है, ये बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये यहाँ टर्मिनेटर से डिटैच हो जाएगा। कैसे, ये बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारा एमआरएनए बन रहा है, यहाँ पर यू है, नीचे में ए है, तो ए यू ऐसे है। जो हमारा क्या है, ये रो फैक्टर है, वो क्या करेगा, यहाँ पर से दोनों के बीच का बॉन्ड हटा देगा, ठीक है। जब हटा देगा तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो पोली ए है वो टर्मिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक तो ये तरीके से हो जाएगा। दूसरा, ये कैसे होता है, ये अपने आप भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। जो ए यू के बीच का बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो हमारा जो टर्मिनेशन है वो मेनली दो तरह से होता है, एक तो जो रो डिपेंडेंट और एक रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट जिसमें रो फैक्टर आता है और ये बॉन्ड को तोड़ता है, और रो इंडिपेंडेंट जिसमें अपने आप झटका होने के कारण वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेनली देखा जाता है वो रो डिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। और ये जो हेयर पिन है वो कैसा, हेयर पिन लूप है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस में हमेशा होता है। कैसा, इन्वर्टेड, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। अब देखिए ये क्या आ गया, रो फैक्टर आ गया और इसको यहाँ से अलग कर देगा, अलग कर रहा है, धीरे धीरे अलग हो रहा है। तो समरी देखते हैं। समरी में हमने क्या सीखा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मेनली 3 तरह का आरएनए बना सकता है, या तो एमआरएनए बनाए, या टीआरएनए बनाए, या आरएलएनए बनाए, ठीक है। ये होता कहाँ है, तो मेनली प्रोमेथस सीक्वेंस पे होता है। ख़त्म कहाँ पे होता है, तो टर्मिनेटर सीक्वेंस पे होता है। ये 2 तरह का होता है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जिसमें रो आके क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। इंडिपेंडेंट जहाँ पे अपने आप टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और लास्ट में क्या बनता है, एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। अब यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन। यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के पहले ये जान लीजिए, जो लगभग प्रोकैरियोट में आप ट्रांसक्रिप्शन देखे हैं ना, डिट्टो वही है, सिर्फ कुछ जो लास्ट में क्या हो गया, एमआरएनए बन गया। तो एमआरएनए बन जाने के बाद हम लोग ह्यूमन हैं, ज़्यादा दिमाग वाले हैं, गंदे तो रह नहीं सकते। ये मेनली जो एमआरएनए बनता है वो गंदा संदा सा रहता है, तो उसको हमें क्या करना है, साफ़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग के थ्रू। कैसे, प्रोसेसिंग के थ्रू। इसमें 3 चीज़ होता है,
एक होता है स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है, इसमें मेनली दो पार्ट होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन। ऐसा क्या लग रहा है, इन मतलब अंदर में रहेगा, तो इसलिए अपने नाम का अपोजिट होता है। जो इंट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल होता है। और जो एक्सॉन होता है, एक्स मतलब बाहर निकलने वाला, मतलब नहीं, ये फंक्शनल होता है और ये एमआरएनए में रह जाता है, मतलब जो गंदगी है वो इंट्रॉन है, तो ये बाहर निकाल दिए और जो हमारा एमआरएनए है उसको अच्छा बना दिए। ठीक है, अच्छा तो बन गया, कपड़ा उपड़ा सही पहन लिया, लेकिन जेंटलमैन दिखने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को कैपिंग कर ली, मतलब कैप पहना दिया, और अपने तेल पे क्या कर लिया, टेलिंग कर लिया। तो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो यही प्रोसेस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली देखेंगे कैसे यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।